Hello students, today I'll discuss about work done during adiabatic process. So there are two equations is very important for this process. First one equation is Cp minus Cv is equals to R, and second one equation is Cp minus Cv is equals to gamma. Cp means a specific heat capacity at constant pressure and Cv is the specific heat capacity at constant volume. ओके तो यहाँ पे यदि इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसका रिजल्ट आता है तुम्हारा गैस कांस्टेंट जिसको आर बोलते हैं, और यहाँ पे इसका रेशियो जो है वो गामा के बराबर आता है। तो इसको आपको यहाँ पे रिमेंबर रखना पड़ेगा। उसके बाद इसके वर्क डन को समझने के लिए आपको एक और रिलेशन को जानना पड़ता है, वो है रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले उसी को यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। दिस वन इज, सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग डालेंगे रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो एक्चुअली एडियाबेटिक प्रोसेस में होता क्या है, सबसे पहली बात है कि एडियाबेटिक प्रोसेस में हमारा जो है सो यहाँ पे हीट का कोई एक्सचेंज नहीं है। मतलब कह सकते हैं कि देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट। मतलब कोई, हम लोग पहले भी इसको जान चुके हैं ऑलरेडी कि कोई भी सिस्टम है मान लो और इसमें गैस भरा हुआ है, तो इसमें हम यदि हीट देंगे तो ये क्या है ना कि इसका एडियाबेटिक वाल होता है, इसके किनारे तुम्हारा जो है सो एडियाबेटिक वाल होता है। तो एडियाबेटिक वाल होने के कारण इसमें जो है सो हीट तुम्हारा अंदर मतलब ऑब्जॉर्व नहीं करेगा। ये यदि हीट को ऑब्जॉर्व नहीं करता तो हम कह सकते हैं कि इसका टेम्परेचर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। यदि टेम्परेचर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा तो हम कहाँ, तो 100% आप कह सकते हो कि देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट, हीट में कोई चेंज ही नहीं आ रहा है उस वहाँ पे, एक तरीके से कह सकते हैं ऐसे हम लोग। तो जो इसका इंटरनल एनर्जी होगा वो इंटरनल एनर्जी इसका यहाँ पे कांस्टेंट होगा, मतलब इसके वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं आएगा, ना वॉल्यूम में चेंज आएगा ना ही प्रेशर में चेंज आएगा। ठीक है, तो उस चीज़ को यहाँ पे हम लोग को समझना है। तो एक्चुअल में यदि यहाँ पे हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अप्लाई करें तो इस इक्वेशन को देखो आगे किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम लोग इस रिलेशन को समझ सकते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू, वी कैन राइट दिस वन, चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। मतलब चेंज इन हीट इज इक्वल्स टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन, दिस वन। अब इसको तुम चाहो तो डिफरेंशियल फॉर्म में भी लिख सकते हो, एट इंस्टेंट टाइम पीरियड। एट इंस्टेंट टाइम पीरियड मीन्स एक छोटा सा टाइम पीरियड यदि यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहें तो वैसे सिचुएशन में यहाँ पे लिख सकते हैं कि डी क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू, सॉरी डी यू प्लस डब्ल्यू, दिस वन। अब एक कंडीशन यहाँ पे ये है कि आप देख सकते हो यहाँ पे कि डी क्यू जो है, यहाँ पे हीट का कोई एक्सचेंज नहीं है। यदि हीट का एक्सचेंज एडियाबेटिक प्रोसेस में नहीं है तो हीट क्या होगा, उसके लिए, उस सिस्टम के लिए हीट जीरो होगा, क्योंकि हीट का वहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट बोलेंगे कि हीट जो है यहाँ पे क्या होगा, जीरो होगा, देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट। ठीक है, और इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ पे होगा। इंटरनल एनर्जी आपका फॉर्मूला आपको माइंड में रखना चाहिए कुछ इस तरीके से। इसका होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के फॉर्म में यदि लिखना चाहो तो होता है इसका सी वी एन टू डी टी, दिस वन, ये फॉर्मूला होगा। इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू सी वी इंटू डी टी, मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस फॉर्मूला को आप यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर दो, ये होगा सी वी डी टी, और वर्क डन का ऑलरेडी आप जानते हो पी डी वी, दिस वन, ये चीज़ होता है। पी डेल्टा भी करके लिखते हैं, बट यहाँ पे एक इंस्टेंट टाइम पीरियड के लिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं डी वी। आप चाहो तो यहाँ पे डी डब्ल्यू लिख सकते हो इस जगह पे, चेंज इन वर्क डन, है ना। तो कुछ इस तरीके से, तो आपका सी वी डी टी प्लस पी डी वी इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे, जीरो। आप यहाँ पे लिख सकते हो सी वी डी टी प्लस पी डी वी इज इक्वल टू दिस वन। एक क्वेश्चन हमारा आ गया, इसको हम लोग मान लेते हैं फिलहाल के लिए क्वेश्चन नंबर 1। अब आइडियल गैस इक्वेशन को अप्लाई करके हम लोग देखो आगे कैसे किस तरीके से इसको कैलकुलेट करते हैं। तो वी नो आइडियल गैस इक्वेशन इज पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। वी नो आइडियल गैस इक्वेशन इज पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी, दिस वन। यदि यहाँ पे मैं बोलूँ कि एन जो है सो 1 मोल के बराबर है, नंबर ऑफ मोल, मतलब एन जो है सो नंबर ऑफ मोल है, यदि वो 1 मोल के बराबर है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको पी वी इज इक्वल्स टू आर टी। पी वी इज इक्वल्स टू आर टी बिकॉज एन इज इक्वल्स टू 1, सो वी कैन राइट पी वी इज इक्वल्स टू आर टी। अब दोनों दोनों साइड से उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, मतलब यहाँ पे डिफ्रेंशिएट इसको करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, टेम्परेचर मतलब टी से, टी कैसे के रिस्पेक्ट में इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यदि ऐसा है तो इसको ऐसे लिखेंगे हम लोग डी डिवाइड बाई डी टी, और किसका करना है हम लोग को डिफ्रेंशिएट, पी वी को। और राइट साइड में क्या है, डी डिवाइड बाई डी टी, वंस अगेन वी कैन राइट हियर, एंड दिस वन इज द आर टी। अब डिफ्रेंशिएट करो इसको,
तो यदि हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो कि प्रेशर और वॉल्यूम है, दो चीज़ें हैं यहाँ पे, और किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम लोग, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो यहाँ पे u और v के फॉर्म में, तो डिफ्रेंशिएशन का हम लोग जानते हैं, डिफ्रेंशिएशन ऑफ d बाय कोई भी किसी टाइम की पीरियड के फॉर्म में यदि लिखना चाहो, जिसके रिस्पेक्ट में भी करो कोई दिक्कत नहीं है, तो d बाई डी टी या तो d बाई डी एक्स जो भी करना है। यदि ये तुमको दिख रहा है किस फॉर्म में, u इंटू वी के फॉर्म में, तो ऐसा यदि फॉर्म रहे डिफ्रेंशिएशन का, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले एक को बाहर करते हैं, u को बाहर करते हैं, तो v का डिफ्रेंशिएशन होता है डी वी अपॉन डी टी, कुछ इस तरीके से, प्लस फिर प्लस लिखेंगे। अब जो पहले किसको बाहर किए थे, u को बाहर किए थे, अब v को बाहर करेंगे और u का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा पहले v बाहर, अब यहाँ किसका डिफ्रेंशिएशन होगा, u का, तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से। तो ये फार्मूला होता है तुम्हारा डिफ्रेंशिएशन का, हम डिफ्रेंशिएशन में आपको बताए होंगे, तुम जब हम लोग स्टार्ट किए थे फिजिक्स उसी समय कुछ इस तरीके का फार्मूला वहाँ पे आया था। तो u इंटू वी का फॉर्म जब आए ना, दो फंक्शन यहाँ पे दिख रहा है ना u एंड v, तो ऐसे सिचुएशन में पहले एक का होता है, पहले एक बाहर निकलता है, दूसरा का डिफ्रेंशिएशन, फिर दूसरा का बाहर निकलता है, फिर पहला का डिफ्रेंशिएशन, और साथ में क्या होता है, प्लस साइन। तो यहाँ पे उसी तरीके से कुछ है, तो P एंड V है ना, तो यहाँ पे प्रेशर को हम लोग बाहर करते हैं, प्रेशर को यदि बाहर करेंगे तो किसका डिफ्रेंशिएशन होगा, वॉल्यूम का होगा। तो कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि P आउट हुआ तो डिफ्रेंशिएशन होगा किसका, प्रेशर का, सॉरी P तो बाहर हो गया ना, V का, वॉल्यूम का, dV डिवाइड बाई क्या चीज़, dt, प्लस अब किसको बाहर करेंगे हम लोग, वॉल्यूम को बाहर करेंगे, सेकंड वाला को बाहर करेंगे, फर्स्ट वाला का डिफ्रेंशिएशन होगा dp डिवाइड बाई dt। ये चीज़ हो गया कंप्लीट हमारा यहाँ तक का। अब राइट साइड में देखो r क्या है, गैस कांस्टेंट है, तो इसको बाहर कर देंगे, तो यहाँ पे क्या बचा, dt डिवाइड बाई dt, तो ये dt बाई dt तो 1 आ जाएगा, क्योंकि सेम फंक्शन में रहे तो वहाँ पे क्या हो जाता है, 1 होता है। तो क्या रिजल्ट आएगा यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा जो रिजल्ट आएगा वो आएगा P डी वी अपॉन डी टी प्लस V डी पी अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू R इंटू 1 लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि डी टी बाई डी टी क्या आ गया तुम्हारा, 1 आएगा। अब यहाँ पे हम यदि इस तरीके से लिखें उसको, पी डी वी प्लस वी डी पी डिवाइड बाई डी टी, दोनों के लिए कॉमन है डी टी, इज इक्वल्स टू आर, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो यहाँ पे, यदि हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो क्या रिजल्ट आएगा देखो, यदि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा, डी टी उधर चला जाएगा राइट साइड में, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग पी डी वी प्लस वी डी पी इज इक्वल्स टू आर डी टी, दिस वन। इस इक्वेशन को यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये तो फंड आ गया यहाँ पे। अब चाहो तो यहाँ पे डी टी यदि देखो, एक्चुअल में क्या है ना, यहाँ पे हमारा जो इक्वेशन 1 माना है वहाँ पे डी टी था, तो डी टी को हम लोग को एक्चुअल में कैलकुलेट करना है यहाँ पे, तो डी टी को सब्जेक्ट कर लो यहाँ से, डी टी को यदि मैं सब्जेक्ट करूँगा तो हमारा रिजल्ट आएगा पी डी वी प्लस वी डी पी डिवाइडेड बाई आर, दिस वन, ये आ गया, ठीक है। अब इसको हम लोग चाहें तो इक्वेशन 2 मान सकते हैं, ठीक है। इस सेकेंड इक्वेशन को हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या है यहाँ पे, एक बार देख लो, फर्स्ट इक्वेशन है सी वी डी टी प्लस पी डी वी, वहाँ पे इस डी टी का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है इस जगह पे, डी टी की जगह पे, तो यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, या तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लिख सकते हो, तो यहाँ पे ऐसा लिखता हूँ मैं, पुट 2 इन इक्वेशन 1, इस तरीके से। तो यहाँ पे देखो क्या रिजल्ट आता है, फिर इतना पुट करने के बाद देखो कुछ तो रिजल्ट चेंज यहाँ पे आएगा हम लोग का, तो हमारा आएगा सी भी पहले है और यहाँ पे डी टी था ना, तो डी टी की जगह पे इसको पूरा रख देंगे ये वाला वैल्यू को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी डी वी प्लस वी डी पी डिवाइडेड बाई आर, ये चीज़ आ गया। और प्लस क्या था वहाँ पे, प्लस था इक्वेशन 1 में पी डी वी इज इक्वल टू 0, ये टर्म पूरा था, मतलब सिर्फ इस डी टी की जगह पे हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किए हैं, बाकी एज इट इज़ है इक्वेशन 1। अब इसको आगे कैलकुलेट करते हैं, आगे कैलकुलेट करेंगे तो देखो एज के अंदर जाएगा तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सी भी, बेस में सी भी है, ठीक है, बाकी क्या है पी डी वी प्लस, ये क्या है फिर सी भी, इसके लिए भी जा रहा है, तो सी भी डी पी प्लस, ये आर को हम एक साथ एक स्टेप को यहाँ पे जंप कर रहे हैं, ठीक है, एलसीएम ले ले रहे हैं डायरेक्ट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा पी आर डी वी, कुछ इस तरीके से, एंड डिवाइडेड बाय आर, यहाँ पे होगा देखो डिवाइड बाय आर, पूरे पे आर होगा, इज इक्वल्स टू 0, ये आर उधर जाकर के 0 हो जाएगा, तो फाइनली हमारा रिजल्ट क्या आएगा, सी बी पी डी वी प्लस सी बी वी डी पी प्लस पी आर डी वी इज इक्वल टू 0, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आर को क्या कर देगा, वो 0 कर देगा, तो तुम्हारा कुछ इतना रिजल्ट आता है यहाँ पे, सी भी पी डी वी प्लस सी भी वी डी पी प्लस पी आर डी वी, कुछ इस तरीके से आया। अब यहाँ पे हम देखो पी डी वी यहाँ भी है
और पी डी भी इसमें भी है आर छोड़ करके, तो हम उसको कॉमन ले लेते हैं। तो पी डी भी यदि यहाँ पे कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा सी भी और इसे क्या है आर, कुछ इतना मिला। क्या टर्म बचा, ये वाला बचा, तो यहाँ पे लिख दो सी भी डी पी इज इक्वल्स टू आर। तो ये इक्वेशन मिला। अब यहाँ पे इस इक्वेशन में देखो क्या चेंज करेंगे हम लोग, इस इक्वेशन में हम लोग चेंज करेंगे कुछ, तो देखो क्या चेंज होता है इस इक्वेशन में। हम लोग सबसे पहले क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं सी पी माइनस सी भी इज इक्वल्स टू आर, जो हम पहले भी बता चुके हैं आपको, सी पी माइनस सी भी इज इक्वल्स टू आर। ठीक है, तो हम यदि इसको सी भी को उधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, सी पी इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा सी भी प्लस आर, ये चीज़ आ सकता है यहाँ पे, ऐसे करके दिखा देना यहाँ पे सी पी माइनस सी भी इज इक्वल्स टू आर, सो सी पी इज इक्वल्स टू सी भी प्लस आर। तो यहाँ पे देखो इस इक्वेशन में सी बी प्लस आर है, इसके जगह हम सी पी रख सकते हैं, क्योंकि वहाँ देख लिए कि सी बी प्लस आर इक्वल टू क्या होता है सी पी, तो हम डायरेक्ट पुट कर देते हैं इसको। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे सो पी डी भी, और यहाँ पे क्या होगा सी बी प्लस आर की जगह पे हम क्या लिख दिए सी पी, ये सी बी प्लस आर की जगह पे सी पी लिख दिए। ठीक है, प्लस जो आगे है इसको लिख देते हैं, प्लस सी भी डी पी इज इक्वल टू 0, ये चीज़ आया। अब थोड़ा आगे इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। इसको आगे कैलकुलेट करने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा कुछ टर्म को, तो जा करके एक फॉर्म में आएगा। देखो किस तरीके से हम यहाँ डिवाइड करेंगे सी भी पी भी, मतलब पी से प्रेशर से वॉल्यूम से और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से हम लोग यहाँ पे डिवाइड करने वाले हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं डिवाइडिंग बाय सी भी पी भी, इस तरीके से, इतना सी भी पी भी से इसको डिवाइड करेंगे। इसमें भी हो जाएगा, इसमें दोनों साइड से बोल सकते हो, डिवाइडिंग बोथ साइड सी भी पी भी। ठीक है, जीरो साइड इधर डिवाइड करेंगे तो कोई मतलब ही नहीं निकलता है, जीरो ही रिजल्ट आएगा। तो लेफ्ट साइड में हम लोग कर देते हैं डिवाइड, तो यदि लेफ्ट साइड डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा पी डी भी, और यहाँ पे क्या है सी पी डिवाइडेड बाई सी भी, और यहाँ पे पी भी, प्लस में फिर क्या है सी भी डी पी डिवाइडेड बाई सी भी पी भी। ये देखो दोनों में उसी चीज़ से डिवाइड किए हम लोग, इधर जीरो से डिवाइड करेंगे तो जीरो ही आएगा हमारा। कुछ कट रहा होगा यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे क्या क्या कटेगा, पी कटेगा इसमें, और इसमें क्या कटेगा, इसमें सी भी कट जाएगा और साथ ही साथ भी कट जाएगा, ये देखो। तो अब क्या रिजल्ट मेरा बच रहा है यहाँ पे, मेरा रिजल्ट आएगा यहाँ पे सी पी बाई सी भी, देखो सी पी ऊपर है, नीचे क्या है सी भी है, फिर यहाँ पे क्या डिफरेंशियल फॉर्म में क्या है डी भी डिवाइड बाई भी, कुछ इतना, प्लस इधर क्या है मेरा डी पी बाई पी, तो यहाँ पे लिखेंगे डी पी डिवाइड बाई पी इज इक्वल्स टू 0, कुछ ये टर्म आ गया। उसके बाद सी पी बाई सी भी इज इक्वल्स टू गामा, जो हम पहले भी बता चुके हैं आपको, सी पी बाई सी भी इज इक्वल्स टू क्या है गामा, गामा को कुछ इस तरीके से हम लिखते हैं। ठीक है, वाई के जैसा लिखा था, बट गामा को कुछ इस तरीके से हम लिखते हैं, तो आप वाई से भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो गामा, और यहाँ पे क्या है डी भी बाई भी प्लस डी पी बाई डी पी बाई पी को एज इट इज छोड़ देते हैं, इज इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे, अब इंटीग्रेट कर देंगे इसको, इंटीग्रेटिंग, क्योंकि देखो डिफरेंशियल फॉर्म में हमको इसको एग्जैक्ट फॉर्म में लाना है, यदि हमको टोटल वॉल्यूम के फॉर्म में लाना है तो फिर प्रेशर के फॉर्म में लाना है, तो यहाँ पे इंटीग्रेट करना होगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विथ प्रॉपर लिमिट बोल सकते हो, विथ प्रॉपर लिमिट के साथ। तो देखो वॉल्यूम है तो वॉल्यूम जैसे V1 से V2 तक बोल सकते हो, या तो इनिशियल से फाइनल बोल सकते हो, कुछ इस तरीके से बोल सकते हो। तो हम लोग क्या करेंगे इसको, देखो किस तरीके से इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, सॉरी इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेशन साइन कुछ इस तरीके से गामा, और यहाँ पे क्या है डी भी बाई भी प्लस फिर इंटीग्रेशन इसका डी पी बाई पी, इस तरीके से, और इधर राइट साइड में 0 है ना, तो 0 का इंटीग्रेशन जो भी हो देखेंगे। देखो इंटीग्रेशन 0 जब कांस्टेंट होता है वैल्यू तो इंटीग्रेशन उसका डायरेक्ट 0 आता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट 0 की जगह पे कांस्टेंट लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन के इस जगह पे हम डायरेक्ट कांस्टेंट लिख सकते हैं। तो देखो किस तरीके से लिखते हैं, ये गामा कांस्टेंट, इसको बाहर करते हैं पहले, गामा बाहर, तो अंदर क्या बचा डी भी बाई भी प्लस ये क्या है डी पी बाई पी, और यहाँ पे क्या है 0 रहने देते हैं इसको भी फिलहाल। ठीक है, तो आपका क्या रिजल्ट आएगा यहाँ पे, या तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पे ये 0 है ना, 0 को छोड़ दो, 0 जो है ना इंटीग्रेशन कांस्टेंट का होता है ना, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन, तो 1 मिनट के लिए यदि मैं यहाँ पे कांस्टेंट बोलूँ और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करेंगे तो फाइनली वही 0 देगा। तो इससे बढ़िया है कि इसका इंटीग्रेशन ना करके हम कांस्टेंट ही रहने देते हैं। ठीक है, तो कांस्टेंट वैल्यू आएगा, राइट साइड में क्या होगा कांस्टेंट। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आगे कैलकुलेट करते हैं। देखो ये गामा है तो गामा को एज इट इज छोड़ देते हैं,
और ये इसका आता है लॉगरिथम में, तो इसको नेचुरल लॉग में भी लिख सकते हो, हम लोग कुछ इसी तरीके से देते हैं नॉर्मल लॉग से। तो क्या होगा लॉग भी प्लस इसका क्या आएगा लॉग पी इज इक्वल्स टू, कॉन्स्टेंट को सी से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। तो इतना से कर दिए। अब देखो लॉगरिथम में क्या होता है ना कि जो कोफिशिएंट में होता है ना उसका पावर में चला जाता है, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा लॉग भी, इसका कोफिशिएंट पावर में चला गया, प्लस इसका कोफिशिएंट में 1 है तो 1 जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पे एज इट इज रहेगा लॉग पी इज इक्वल टू व्हाट कॉन्स्टेंट। चलो लिख ही देते हैं पूरा कॉन्स्टेंट कुछ इस तरीके से। अब इसको और आगे बढ़ाना है थोड़ा सा। अब कंडीशन यहाँ पे ये है ना कि लॉगरिथम में यदि प्लस साइन होता है ना, लॉगरिथम में यदि यहाँ पे एक टर्म है एक यहाँ पे टर्म है, तो दोनों प्लस में है तो सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई होगा, और यदि वही माइनस होता है यहाँ बीच में तो सब्ट्रैक्ट होता, तो सब्ट्रैक्ट नहीं डिवाइड होता। तो यहाँ पे प्लस में है तो मल्टीप्लाई होगा, यदि सब्ट्रैक्शन होता तो डिवाइड होता। तो ऐसा करते हैं, अब इसी को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। तो ये प्लस में है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो लोग क्या हो जाएगा लॉग भी एंड पी दोनों मल्टीप्लाई होगा। तो इस तरीके से देखो यहाँ पे लिखेंगे कैसे, इसको आगे बढ़ाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, क्या टर्म था हमारा देखो एक बार देख लो यहाँ पे, ये है लॉग भी गामा प्लस लॉग पी। तो यहाँ पे डायरेक्ट में लिख दे रहा हूँ लॉग पी पहले लिख देते हैं भी गामा, कुछ इस तरीके से दोनों मल्टीप्लाई कर दिए, इज इक्वल्स टू राइट साइड में क्या है कॉन्स्टेंट, इस तरीके से। अब क्या करते हैं जब लॉग को हटाया जाता है तो राइट साइड में एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में लिखा जाता है, प्रीवियस लेक्चर में बताए थे आपको। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पी भी गामा इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल ई, मतलब इसका बेस में ई होता है, ठीक है, लॉग में ई होता है बेस में, तो वो जो राइट साइड चला जाता है। तो एक्सपोनेंशियल ऊपर में क्या पावर आएगा कांस्टेंट, और किसी के ऊपर पावर कांस्टेंट मतलब एक्सपोनेंशियल के ऊपर पावर कांस्टेंट यदि आ गया तो मतलब ये पूरा को कांस्टेंट बना देता है। तो ऐसे सिचुएशन में आपका पी भी पावर गामा इज इक्वल टू आएगा कांस्टेंट। तो ये फंडा तुम्हारा पी भी का रिलेशन कुछ इतना होता है, पी भी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब इसी इक्वेशन को तुम यदि टेम्परेचर के फॉर्म में लिखना चाहो तो टेम्परेचर के फॉर्म में भी लिख सकते हो। इस इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिख रहे हैं हम लोग हेडिंग डालेंगे इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम टी एंड वी। यदि इस फॉर्म में लिखना चाहो तो कुछ नहीं बस आइडियल गैस इक्वेशन को फिर से लगा देना है। तो वी नो यहाँ पे लिखेंगे वी नो पी वी इज इक्वल्स टू क्या होता है एन आर टी, एन आर टी कुछ ये होता है। तो यहाँ पे P इज इक्वल्स टू क्या होगा, हमको P की जगह पे चेंज कर देंगे तो इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर हमको मिल जाएगा, कैसे मिलेगा उसको यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे क्या आएगा एन आर टी, और ये देखो भी नीचे आएगा, तो कुछ इस तरीके से P को हम लोग सब्जेक्ट कर लिए वहाँ पे, तो एन आर टी बाई भी आ गया। तो इस टर्म को इसको हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे इस जगह पे, कहाँ पे P के जगह पे, ये P है ना, तो यहाँ पे इस जगह पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो देखते हैं कुछ इस तरीके से पी भी गामा इज इक्वल टू क्या है हमारे पास कांस्टेंट, तो पी के जगह पे एनआरटी लिख दो, एनआरटी डिवाइड बाय भी ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे क्या है भी गामा इज इक्वल टू व्हाट कांस्टेंट, ठीक है। अब क्या करो एन आर जो है सो इसको कैलकुलेट करते हैं, एन आर इधर आएगा यहाँ पे नीचे चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा टी, और यहाँ पे क्या है भी गामा, और ये ऊपर जाएगा तो भी पर पावर क्या लग जाएगा -1, और इधर जो कांस्टेंट है उसके नीचे क्या लगेगा एन आर इधर आ गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, तो एन भी 1 हो जाएगा 1 मोल, और आर जो है सो कांस्टेंट है तो पूरा को एक कर देगा कांस्टेंट ही कर देगा। तो तुम्हारा रिजल्ट क्या आएगा देखो टी, ये दोनों को दोनों पावर में ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा गामा -1 इज इक्वल्स टू क्या लिख दिए हम भी पर पावर गामा -1 इज इक्वल्स टू ये पूरा कांस्टेंट। तो ये तुम्हारा टर्म आ गया यहाँ पे, मतलब यहाँ पे क्या आया वैल्यू तुम्हारा, ये आया टी भी गामा -1 इज इक्वल्स टू सी, लिख सकते हो कांस्टेंट की जगह सी भी लिख सकते हो नो प्रॉब्लम। तो ये कुछ रिजल्ट आता है, इसका मतलब ये है ना कि तुम्हारा जैसे यहाँ पे पी भी गामा कांस्टेंट है, मतलब यहाँ पे तुम लिख सकते हो इस तरीके से, यदि इस जगह पे भी तुम इसको चेंज करना चाहो तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हो P1 V1 गामा, P1 V1 गामा इज इक्वल्स टू P2 V2 गामा, मतलब जितना दूर तक ले जा सकते हो इसको, सब क्या मिलेगा आपको कांस्टेंट मिलेगा। उसी तरीके से यहाँ पे भी है, क्या लिखेंगे T1 V1 गामा -1 इज इक्वल्स टू T2 V2 गामा -1 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, कुछ इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। तो न्यूमेरिकल में एक्चुअली इस तरीके से क्वेश्चन मतलब आता है, या तो फिर आपको डायरेक्ट प्रूफ करने के लिए भी इस तरह का आता है, ठीक है। तो ये एडियाबेटिक प्रोसेस में कुछ इस तरीके से दो रिलेशन को हम लोग कैलकुलेट कर लिए, पीवी के बीच में रिलेशन और टेम्परेचर एंड वॉल्यूम के बीच में भी एक रिलेशन को यहाँ पे कैलकुलेट कर दिए हम लोग, ठीक है। अब हम लोग वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, यहाँ तक बेसिकली हमको इस इक्वेशन को यूज करना है, जो पी वी इज टू कॉन्स्टेंट जो तुमको यहाँ पे दिख रहा है, उसी इक्वेशन को यूज करके हमको यहाँ पे वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो हमारा पी वी गामा इज टू क्या आया कॉन्स्टेंट दिस वन,
इसी इक्वेशन को यूज़ करके हम लोग को वर्क डन कैलकुलेट करना है यहाँ पे, ठीक। तो वर्क डन कैलकुलेट करते हैं अब फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस। तो नाउ हेडिंग वी विल राइट हियर वर्क डन, ठीक है, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। तो वर्क का फॉर्मूला तो ऑलरेडी हम लोग जान रहे हैं, पीडीवी होता है ना। तो यहाँ पे डायरेक्ट इस तरीके से लिखेंगे, टोटल वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी, या तो पी डेल्टा भी कुछ इस तरीके से लिखते थे, बट यहाँ पे डिफरेंशियल फॉर्म में लिखने से सबको उसी तरीके से लिखेंगे। मतलब होता है डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पीडीवी, बट इसको इंटीग्रेशन कर दिया तो टोटल वर्क हमको कुछ इस तरीके से मिल गया पीडीवी, ठीक है। अब पी के जगह पे आपको क्या सब्स्टिट्यूट करना है, क्योंकि देखो हम लोग जान रहे हैं, क्या जान रहे हैं, पी भी गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस। और ये वर्क डन जो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए, एडियाबेटिक के लिए कर रहे हैं। तो ये पी भी गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, मतलब हमको पी को का वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है पी के जगह पे। तो पी का क्या आ जाएगा वैल्यू, कांस्टेंट डिवाइडेड बाय भी गामा। मतलब आप इस तरीके से लिख सकते हो, सी को कांस्टेंट मान लेंगे, नीचे भी गामा, कुछ इस तरीके से। आप चाहो तो इसको एक स्टेप और बढ़ा सकते हो, सी भी और गामा को ऊपर ले जाएंगे तो क्या पावर आ जाएगा इसका, माइनस गामा, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो इस वैल्यू को हम लोग सब्स्टिट्यूट यहाँ पे करेंगे इस जगह पे। तो सब्स्टिट्यूट करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो यहाँ पे आपका रिजल्ट जो आएगा, वर्क इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस वन सी भी गामा, सी भी टू द पावर ऑफ माइनस गामा एंड दिस वन डी भी, इतना आ गया। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे आगे। तो यदि अब इसको कैलकुलेट आप करोगे तो हम जानते हैं कि सी कांस्टेंट तो इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा, तो ये बाहर हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, भी माइनस गामा डी भी, दिस वन। अब इसका इंटीग्रेशन जब करोगे तो हम जानते हैं पावर में एक जुड़ता है ना, और वही चीज़ नीचे मतलब लिख देते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन हमारा, सी और ये हो जाएगा भी माइनस गामा प्लस वन डिवाइडेड बाय माइनस गामा प्लस वन, दिस वन, ये चीज़ होगा, ठीक है। आप यहाँ पे चाहो तो लिमिट दे सकते हो, लिमिट हमारा यहाँ पे इसका इसके लिए हो जाएगा V1 से V2 तक, V1 से V2 तक के लिए लिमिट दे सकते हो, V1 से V2 तक के लिए। तो यहाँ पे क्या लिखा है V1 से V2, ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रल में। तो ये चीज़ आ गया। अब क्या करना है, इसके लिमिट को पुट करना है यहाँ पे। तो लिमिट को पुट करोगे तो क्या आएगा, C और यहाँ पे हो जाएगा V2 ना, इसके V के जगह पे V2 हो जाएगा। तो V2 माइनस गामा प्लस वन, फिर नीचे वाला फिर माइनस में लिखाता है, तो क्या होगा यहाँ पे V1 माइनस गामा प्लस वन, और नीचे क्या है माइनस गामा प्लस वन। इसको चाहो तो बाहर पहले ही कर सकते थे हम लोग, लेकिन दोनों में कॉमन है इसके लिए, तो ये आ गया तुम्हारा माइनस गामा प्लस वन, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। अब इसको फिर आगे हम लोग यदि कैलकुलेट करना चाहें तो भी के जगह पे, जहाँ पे V2 है उसके जगह पे हम कुछ सब्स्टिट्यूट करने की हमको ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, बट एक कांस्टेंट जो दिख रहा है ना, इसके जगह हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, कांस्टेंट का मतलब क्या है, यहाँ पे देख सकते हो, कांस्टेंट मतलब पी भी गामा। एक मिनट यहाँ पे देखो, ये क्या है, सी बराबर है ना, तो सी बराबर पी भी गामा है। तो जहाँ पे ये टर्म है उस जगह पे हम पी भी गामा सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। कैसे, देखो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सी को अंदर करते हैं। तो सी V2 माइनस गामा प्लस वन माइनस सी V1 माइनस गामा प्लस वन, दिस वन, ठीक है। और नीचे क्या है मेरा, माइनस गामा प्लस वन। अब कंडीशन यहाँ पे ये है ना, ये कांस्टेंट जो V2 के लिए है और ये कांस्टेंट जो है V1 के लिए, तो उसी के फॉर्म में हमको लिखना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा कि C है तो क्या लिखते हैं हम, P1 V1 गामा, इस तरीके से लिख देते हैं, क्योंकि सॉरी P2 V2 होगा, P2 V2, क्योंकि टू टर्म सेकंड वाला टर्म है ना, इसलिए हमको यहाँ पे P2 V2 के फॉर्म में दिखाना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं P भी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। बट अब डिपेंड करता है कि कौन सा टर्म है, 1 है कि 2 है। तो यहाँ पे 2 दिख रहा है इसके बगल में, तो 2 के साथ इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। और क्या है यहाँ पे V2 जो एज इट इज पहले से, उसको यहाँ पे हम लोग पुट कर देते हैं माइनस गामा प्लस वन, माइनस इसके जगह क्या लिखना पड़ेगा, P1 V1, सी का वैल्यू सिर्फ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हम लोग गामा, बाकी जो एज इट इज वहाँ पे है उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे कुछ इस तरीके से। नीचे क्या है मेरा, नीचे है माइनस गामा प्लस वन, ठीक है। अब आगे बढ़ाते हैं इसको, और आगे इसका स्टेप को बढ़ाएंगे। तो इसका स्टेप जो है कुछ इस तरीके से आएगा। एक बार फिर से यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, P2 V2 गामा, फिर यहाँ पे क्या है V2 माइनस गामा प्लस वन माइनस P1 V1 गामा, और यहाँ पे क्या है V1 माइनस गामा प्लस वन, ठीक है। ये चीज़ डिवाइडेड बाय आपका हो जाएगा माइनस गामा प्लस वन, ठीक है। अब इसको हम लोग कैलकुलेट आगे करेंगे। तो देखो क्या चीज़ दिख रहा है यहाँ पे आपको, ये V2 ये भी V2, तो माइनस गामा प्लस गामा तो जीरो आ जाएगा, मतलब उसके पावर जीरो मतलब वन कर देगा उसको। तो हमारे पास क्या बचेगा, हम देखो इसको हम कैलकुलेट कर ही देता हूँ, P2 और V2, इसका भी, तो यहाँ पे क्या गामा, ये माइनस गामा प्लस वन आएगा कुछ इस तरीके से, माइनस
P1 V1 ए गामा माइनस गामा प्लस 1 कुछ इस तरीके से आएगा, डिवाइडेड बाय माइनस गामा प्लस 1। ये देखो ये टर्म कैंसिल, ये टर्म कैंसिल, क्या बचा 1, मतलब डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख सकते हैं P2 V2 माइनस P1 V1 डिवाइडेड बाय माइनस गामा प्लस 1। ये टर्म आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे पी भी इज इक्वल टू क्या होता है, एन आर टी। तो पी भी इज इक्वल टू एन आर टी के फॉर्म में लिखना चाहो तो इसको लिख सकते हैं एन आर टी टू माइनस एन आर टी वन, क्योंकि वन के टर्म में तो टी वन लिए, और कॉन्स्टेंट एन और आर तो सबके लिए कॉमन है ना, कॉमन है दोनों के लिए, बट सिर्फ टेम्परेचर डिफरेंस होगा क्योंकि वॉल्यूम डिफरेंट है। सेकेंड टर्म का टेम्परेचर तो सेकेंड टेम्परेचर लिए, और वॉल्यूम वन का है तो फर्स्ट वन टेम्परेचर लिए यहाँ पे। बाकी एज इट इज रहेगा, नीचे क्या है माइनस गामा प्लस 1, ठीक है। एन आर दोनों के लिए कॉमन है तो एन आर यहाँ पे कॉमन ले लो, एन आर कॉमन, तो अंदर क्या बचा हमको T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई माइनस गामा प्लस 1, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब आगे इसको चाहो तो इसको भी फॉर्म में लिख सकते हो एक तरीके से। इसको सबसे पहले हम कैसे लिखेंगे, देखो इसको एन आर अभी T2 माइनस T1 है, नीचे यदि चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से 1 माइनस गामा, 1 माइनस गामा। आप यदि चाहो तो ऐसे भी छोड़ सकते हो, नो प्रॉब्लम। यहाँ भी हमारा वर्क डन ये कैलकुलेट हो गया, इस जगह पे भी चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, और वर्क इज इक्वल्स टू एन आर, और यदि इसको हम एक्सचेंज कर दें ये हो जाए जैसे T1 माइनस T2 यदि लिखें तो हमारा नीचे वाला भी एक्सचेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये गामा माइनस 1 हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। तो ये वर्क तुम्हारा टोटल कैलकुलेट हो गया यहाँ से। तो वर्क कुछ इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में यदि हम वर्क को देखें तो किस पे डिपेंड कर रहा है, तो ये चेंज ऑफ टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, चेंज इन टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। मतलब सिस्टम को हम हीट देंगे बट वो ऑब्जर्व नहीं करेगा, फिर भी उसका टेम्परेचर जो है सो चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज होगा। उसका मतलब कह सकते हैं एक तरीके से कहीं तो उसका लॉस नहीं हो रहा है, फिर भी टेम्परेचर उसका लॉस होगा बाय कंप्रेशन एंड रेरिफिकेशन बोल सकते हैं एक तरीके से। बाय कंप्रेशन मतलब उसको यदि हम उस गैस को पुल करें या तो पुश करें, गैस को यदि हम पुश करें मतलब कोई अपने पास सिस्टम है कुछ इस तरीके से, जो हम ऑलरेडी पहले आपको बताएं कि मान लो इसमें गैस भरा हुआ है और यहाँ पे एक पिस्टन लगा हुआ है कुछ इस तरीके से, और एक पिस्टन को यदि हम पुश करें नीचे की तरफ तो क्या होगा ना कि इसका इंटरनल एनर्जी को हम चेंज कर सकते हैं पुश करके, या तो इसके पिस्टन को देखो इधर पुश करेंगे ना तो इसका इसका जो गैस है इसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, गैस का वॉल्यूम चेंज होने के कारण साथ वॉल्यूम चेंज यदि होता है तो प्रेशर चेंज हो जाएगा, और ये काम यदि हम कंटिन्यूस करें तो इसका टेम्परेचर में भी डिफरेंस आएगा, टेम्परेचर में भी डिफरेंस आएगा। तो कुछ इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यदि टेम्परेचर में डिफरेंस होता है तो ऐसे सिचुएशन में जो वर्क डन है कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है। तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन थोड़ा सा इसमें लेंदी है, आपको कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा, बट एक दो बार प्रैक्टिस आप यदि करोगे तो हो जाएगा। ओके, सो ये है हमारा वर्क डन फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस। दिस वन वर्क इज इक्वल टू एन आर T1 माइनस T2 डिवाइड बाई गामा माइनस 1, मतलब वर्क डन इज डिपेंड्स ऑन द चेंज इन टेम्परेचर, वर्क इज डिपेंड्स ऑन द चेंज इन टेम्परेचर। ओके, so this is all about of the work done for adiabatic process. So okay, this is all about of the today lecture. So thank you for watching.